what are the most common underlying reason you see behind the sudden surge in divorce cases today? डाइवोर्स होने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है। डाइवोर्स होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लोगों की टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है, पेशेंस पावर खत्म हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ के अंदर इतना ईगो प्रॉब्लम रहता है, दोनों फैमिलीज का या तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना या बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, एक दूसरे को टाइम ना देना, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, ये सारे रीजंस हो सकते हैं डाइवोर्स के लिए। How do you define success in marriage की जब मैं बात करूं from a legal and emotional standpoint की जब मैं बात करूं? सर, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज इज मोर सक्सेसफुल। मेरे को ऐसा लगता है अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल कम हो रही है। लव मैरिज तब भी रोते पीटते गाते कट जाएगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, मुझे बेस्ट प्रूफ करके दिखाना है। ये करते करते लव मैरिज तब भी कर सकती है, लेकिन अरेंज मैरिजेस में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे पारिवारिक मामले जो कभी घर पर सुलझ जाते थे, अब इतनी बार सेशन कोर्ट तक क्यों पहुंच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। पहले क्या हुआ करता था सर? वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक रिश्तों, कानून और बदलती सामाजिक मान्यताओं पर। हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा सेशन कोर्ट की जानी मानी वकील एडवोकेट तनिषा शर्मा जी, जिन्हें सोशल मीडिया पर लीगल सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। LLM शिक्षित और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य तनिषा जी पारिवारिक विवादों और डाइवोर्स केसेस की विशेषज्ञ है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सोच है। वे मानती हैं कि वकील सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा है। उनका पहला प्रयास हमेशा टूटते हुए घरों को जोड़ने और कोर्ट के बाहर विवादों को सुलझाने का होता है। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या आजकल के रिश्ते इतने नाजुक होते जा रहे हैं और क्या तलाक वाकई किसी समस्या का अंत है। सो वेरी वार्म वेलकम तनिषा मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार सर, आपने मुझे अपने मंच पे मेरी बात रखने का मौका दिया, सो वेरी थैंकफुल। तो मैम, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर एट आगरा सेशन कोर्ट। So what are the most common underlying reason you see behind the sudden surge in divorce cases today? आजकल बहुत सारे एकदम से हाइप हो गया है, मैं बोल लूं, या जो डिवोर्स केसेस है, तलाक के जो मामले हैं बहुत बढ़ गए हैं। मैम, क्या क्या आपकी सोच है? क्या आप इसके बारे में, आपकी टिप्पणी है, क्या आपका एनालिसिस है? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। डाइवोर्स होने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है। डाइवोर्स होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लोगों की टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है, पेशेंस पावर खत्म हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ के अंदर इतना ईगो प्रॉब्लम रहता है, दोनों फैमिलीज का या तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना या बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, एक दूसरे को टाइम ना देना, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, ये सारे रीजंस हो सकते हैं डाइवोर्स के लिए। कोई एक सटीक रीजन कोई बोले कि क्यों डाइवोर्स हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। इसी में ही मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, आपके पेशेवर अनुभव में जब लव मैरिज और अरेंज मैरिज कोर्ट तक पहुंचती है तो उनके बीच की चुनौतियां और स्थितियों की जब मैं बात करूं तो उन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या पहली चीजें नोटिसेबल होती हैं? हम इसके बारे में प्लीज बताइए। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ही बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब दोनों कपल्स डाइवोर्स के लिए जाते हैं। लव मैरिज में क्या होता है कि शुरू से ही उनको एक पिक्चर दिखाई जाती है चांद सितारे तोड़ के लेके आने की, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है किसी भी लाइफ में, चाहे लव मैरिज करें आप अरेंज मैरिज करें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप चांद सितारे तोड़ के लेके आएंगे फिर आपको कॉमन ट्रीट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि अरेंज मैरिज। अब दिमाग में वही होता है, इतने सारे प्रॉमिस, पूरी पूरी रात आप बातें कर रहे हैं, ना जाने कितने प्रॉमिस कर रहे हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो फुलफिल नहीं होते हैं तो वहां फिर लड़ाइयां झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। लव मैरिज में एक और रीजन होता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पेरेंट्स का मानना होता है तुम खुद पसंद करके लेके आए हो, और बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना होना पेरेंट्स का, ये भी एक हमारी समाज का बहुत बड़ा
विषय है कि पेरेंट्स बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो तो उन्हें समझाएगा कौन, घर कौन संभालेगा। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि एक लड़की जब एक घर से दूसरे घर जाती है तो वो ये सोचती है कि सेम वैसी ही सिचुएशन वहां की रहेंगी, लेकिन जब घर बदलता है तो सिचुएशंस भी बदलती हैं, ढलने में टाइम लगता है, तो वहां पे क्लैशेस आने लगते हैं, सोच में, विचार में, खाने में, पीने में, रहन सहन में, हर एक चीज में। अब आप मम्माज बॉय या मम्माज गर्ल बन के रहोगे तो डाइवोर्स तो होना बनता है। तो ये सिचुएशन ऐसी है लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में कि एक्चुअली लव मैरिज में क्या होता है कि हम ना अपनी शिकायतें अपने पेरेंट्स से करना बंद कर देते हैं, अपनी सोसाइटी में करना, क्योंकि हम दी बेस्ट प्रूफ करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशन लगेगा तुम ही तो पसंद करके लेके आए थे। द बेस्ट प्रूफ करते करते कब वो सब कुछ खोखला हो जाता है अंदर से। और अरेंज मैरिज में क्या होता है, हम अपनी बातें तुरंत अपने पेरेंट्स को बताती रहती हैं, तो वहां पेरेंट्स घी वाला, आग में घी वाला काम करती रहती हैं। ये मतलब ये कहने में बहुत अजीब लग रहा है कि पेरेंट्स आग में घी वाला काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ये हकीकत है। राइट, बट मैम देयर इज अ परसेप्शन दैट अरेंज मैरिज आर मोर सक्सेसफुल, इस हिसाब से अब देखा जाए तो। सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन मैरिज की, जब मैं बात करूं फ्रॉम ए लीगल एंड इमोशनल स्टैंड पॉइंट की, जब मैं बात करूं इन दोनों को ही देखते हुए? सर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज इज मोर सक्सेसफुल। मेरे को ऐसा लगता है अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल कम हो रही है। लव मैरिज तब भी रोते पीटते गाते कट जाएगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, मुझे बेस्ट प्रूफ करके दिखाना है। ये करते करते लव मैरिज तब भी कर सकती है, लेकिन अरेंज मैरिजेस में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि पेरेंट्स, मैंने बोला ना, पेरेंट्स इन्वॉल्व होने लगते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। तब भी समाज थी शादी में, और डाइवोर्स के टाइम पर भी समाज आ जाती है उस टाइम पर, है ना। और लव मैरिज में क्या होता है कि तब भी कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई फैमिली नहीं थी, और आज भी नहीं है, तो वो निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा मानना ये अरेंज मैरिज का रेशियो ज्यादा है। मैम इसी का ही जब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, सो हाउ हैज हायर एजुकेशन की जब मैं बात करूं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब मैं बात करूं, चेंज द एक्सपेक्टेशन एंड जैसा आपने कहा कि टॉलरेंस लेवल ऑफ पार्टनर्स दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, इन मॉडर्न मैरिजेस, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। सर हायर एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ये तो इस टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, जब वो पैदा होती थी तभी से माइंड सेट रहता था ये दूसरे घर की है, एक 18 साल की उम्र में हम इसे दूसरे घर भेज देंगे, माइंड सेट पेरेंट्स का भी रहता था। और उस बच्ची का भी माइंड सेट कर दिया जाता था कि आज आप यहाँ कुछ सालों के लिए हो, लेकिन आप हो दूसरे की अमानत। तो वो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, ना वो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी फाइनेंशियली, उनको रोटी कपड़ा और मकान से मतलब रहता था। अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स बेटी और बेटा में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं, और वो सेम स्कूल में इंग्लिश मीडियम, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई, जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने बेटे को, उसी में अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। तो जब एक लड़की पढ़ लिख जाती है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और बनना चाहिए भी। राइट राइट। अब जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप एक एक चीज के लिए अपने हस्बैंड से तो हाथ आगे नहीं रखोगे, मुझे ये चीज लानी है, मुझे वो चीज लानी है। जब आप इंडिपेंडेंट बन जाती हो तो आप ये भी सहना, टॉलरेंस पावर, ये भी आपने बोला टॉलरेंस पावर मतलब बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, वो इसीलिए खत्म हो जाती है। अब मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं अपना पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, भाई मैं तुम्हारे लिए जो करना है वो कर रही हूँ, तुम उस पर रोक टोक मत करो। तो ये सारी एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ये टॉलरेंस पावर, ये सब कुछ एक बंच है एक, जो डाइवोर्स का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कर सकते हम कि हम पढ़े ना या हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना बने, बट ये भी बहुत बड़ा रीजन है इंडिपेंडेंसी इन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फैमिली की बात करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे पारिवारिक मामले जो कभी घर पर सुलझ जाते थे, अब इतनी बार सेशन कोर्ट तक क्यों पहुंच रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। पहले क्या हुआ करता था सर, जब फैमिलीज में प्रॉब्लम हुआ करती थी ना एक कपल के बीच में, तो पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली रहती है। पहले एक हस्बैंड वाइफ ने अगर मॉर्निंग में लड़ाई कर ली तो शाम तक कितने सारी फैमिली में लोग रहते थे, बात करते करते रात तक हस्बैंड और वाइफ दोनों भूल जाया करते थे कि हमारी लड़ाई भी हुई थी। अब न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, सुबह लड़ाई हुई, सुबह की लड़ाई दिमाग में पूरे दिन घूमेगी उनके,
शाम तक घूमती रहेगी और वो घूम घूम के एक छोटे से बम की जगह टाइम बम बन जाती है ना। वो ब्लास्ट होता है कि वे छोटी छोटी चीजें ब्लास्ट होती जाती है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है नहीं, अकेले रह रहे हैं, कन्वर्सेशन कर नहीं रहे हैं। और सर मतलब ज्वाइंट फैमिलीज में भी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां सब भूल जाया करते थे, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इस वजह से तलाक हो रहे हैं। मैम मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा, आज का जो सिनेरियो है वेरी स्पेसिफिकली सोशल मीडिया या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन आजकल बहुत होता है। सो लैक ऑफ टॉलरेंस जो है कपल्स में, इसका क्या रोल है सोशल मीडिया एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की, जो उनका जो पेशेंस लेवल है वो कम हो रहा है, टॉलरेंस लेवल उनका कम हो रहा है, या कंपैरिजन की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। जी सर, क्या बोलते हैं, एक मान लीजिए मैं फेसबुक यूज करती हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस ऐसा है वो नहीं ले जा पा रहे, और मेरी फ्रेंड उसी जगह पर वो खुद न जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रही है। ओके। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अब जो समझदार महिला होगी या समझदार हस्बैंड होगा वो इस चीज को समझेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन वो समझना बंद कर देते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। और जहां कंपैरिजन स्टार्ट होने लगता है ना कि मेरा कजिन उधर घूमने जा रहा है अपनी वाइफ को लेके, या मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ उधर जा रही है, मैं घर पर ही रहती हूँ, ये कंपैरिजन जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वहां टॉलरेंस पावर यहाँ पर भी खत्म होने लगती है कि यार तुम मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते हो। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, डाइवोर्स से बचने के लिए हस्बैंड छोटी छोटी जगहों पर ही ले जाए, कुछ नहीं रात को थका हुआ है आइसक्रीम खिलाने ले जाए, ऐसे इंसान अपने लाइफ पार्टनर को खुश कर सकता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं, मेरा मानना है ये तो मतलब जिनके अंदर बिल्कुल ही टॉलरेंस पावर झेलने की शक्ति नहीं है वो लोग करते हैं, वरना ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैम आपने पहले के क्वेश्चन में बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये भी बहुत ज्यादा आजकल देखा या बात की जा रही है इसको सोशल मीडिया पे। सो इसका भी मैम क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है मेल फीमेल दोनों पे, एंड मेल फीमेल दोनों के रिलेशन की मैं जब बात करूं, हस्बैंड और वाइफ की, मैम इसके बारे में भी जो लीगल जो ये है इंफॉर्मेशन, लीगल जो राय है मैम इसके बारे में? सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो इस टाइम पर टॉप मोस्ट पर चल रहा है। जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समय नहीं देते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट क्यों होते हैं? यही रीजन होता है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। वो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं। और इसके पीछे में सरकार और कानून, जुडिशरी दोनों, आई डोंट नो वो इतने सारे लिविंग रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लीगल कर रही है, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से 70% डाइवोर्स हो रहे हैं। मैं स्पेशलिटी रखती हूँ फैमिली कोर्ट्स में, मैं डेली देखती हूँ, मतलब जो ऑलरेडी मैरिड है वो मेरे पास आती है, मैडम हमारी शादी करा दो, हमारा लिविंग सर्टिफिकेट बनवा दो। वो अपने बच्चों को भी छोड़ने के लिए रेडी हैं। रीजन बिहाइंड, जितने हमें अधिकार मिलेंगे हम उतना ही यूज करेंगे। पहले क्या होता था, अगर एक हस्बैंड किसी और महिला से बात करता था तो उसे जेल हो जाया करती थी, लेकिन जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसे लीगल कर दिया कि आप किसी से भी, किसी भी महिला से बात करें, है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल कर दिया, लिविंग रिलेशनशिप को लीगल कर दिया। अब किसी का राइट किसी के लिए वो घुटन बन जाता है ना। अगर किसी का पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है तो उसकी तो लाइफ मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है ना। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, 70% यही रीजन है जिसकी वजह से इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। मैम जब मैं लव मैरिज की बात करूं या मैं पेरेंट्स की बात करूं जो हस्बैंड वाइफ है, सो व्हाई आर मॉडर्न कपल्स, जब मैं स्पेसिफिकली बात करूं, मॉडर्न कपल्स बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली में नहीं रह पाते, दोनों के अलग अलग जॉब रहते हैं, या बहुत बार अपनी जो कोर फैमिली है पेरेंट्स के साथ जब में नहीं रह पाते। सो व्हाई आर मॉडर्न कपल्स इंक्रीजिंगली हेजिटेट टू इन्वॉल्व देयर फैमिलीज in solving internal problem, and does this secrecy leads to faster divorce? क्या ऐसा होता है? Sometimes ऐसा हो सकता है। मॉडर्न कपल्स अपनी सीक्रेट्स अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी में इसलिए शेयर नहीं कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। अब उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल, वो किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। वो पेरेंट्स को भी एक
कपल समझ के साइड रखते हैं कि नहीं इनको भी नहीं बताना है। अब उनकी जो लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, मैं मतलब एक बहुत ही छोटी लेवल की बात करूंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ ड्रिंक कर रहे हैं साथ में। ओके। अब आज तो नई नई शादी हो गई आपकी, आप बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हाँ। फिर हस्बैंड तो करता रहता है लेकिन उसको वाइफ करे वो पसंद नहीं आता कि तू ड्रिंक क्यों कर रही है। ओके। अब ये वाली बात वो अपने पेरेंट्स से या अपने इन लॉ से कैसे बोले कि जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बैठ के ड्रिंक किया करती थी, है ना। तो अब ये वाली बात नहीं रख सकते। लाइक अगर इन दोनों की सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है मान लीजिए, तो वो अपने मतलब एक जनरेशन गैप हो गया ना, तो वो वाली बात वो पेरेंट्स के सामने कैसे रखें। मतलब ये बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न कपल्स में, जो वो अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने से दूर रखते हैं। मैं जब पेरेंट्स की बात करूं, सो डू यू फील कुछ केसेस में पेरेंट्स जो है ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो बजा सकते हैं मैरिज को, बोथ लव मैरिज अरेंज मैरिज, या एक ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है जो कि बैरियर ही बन जाता है। तो मैम ऐसा कोई वाकया या जिससे मतलब वो एक तालमेल बिठा पाए, जो मोर इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो ऐसा क्या तालमेल है वेरी स्पेसिफिकली फॉर द पेरेंट्स, जो उनको बचाने के लिए मैरिज, अपने बच्चों की मैरिज बचाने के लिए हेल्पफुल करे और ये ध्यान में रखे कि बैरियर ना बन जाए। सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है आपने। ये मोस्ट ऑफ दी टाइम डाइवोर्स के टाइम पे यही देखती आ रही हूँ मैं इतने टाइम से, कि या तो पेरेंट्स सच में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये वाला जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये मोस्टली मैंने देखा है लव मैरिजेस में। तुम पसंद से लाई थी ऐसी तैसी में जाओ, इन शॉर्ट बोलूं तो मैं। और या कुछ इतने इन्वॉल्व होने लगते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ मतलब सोच भी रहे होंगे यार चलो कोई बात नहीं, गर्मा गर्मी में हो गया, लेकिन उन दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, ईगो इतना बढ़ जाता है कि अब तो तलाक करा के ही छोड़ना है। मेरी बेटी में क्या कमी है, 4 है मेरी बेटी के लिए, इतने रिश्ते आएंगे, मेरे बेटे में क्या कमी है, इससे भी सुंदर लेके आएंगे। तो फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं दोनों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ना होना, ये डाइवोर्स का रीजन बन जाता है। पेरेंट्स को एक तालमेल बना के रखना चाहिए। किसी की बेटी आपके घर आई है, अपना पूरी फैमिली को छोड़कर उसे आप बेटी जैसा प्यार दें। या मैंने आजकल देखा है कि जो हस्बैंड होता है तो बेटी के घर वाले ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, है ना, तो वो रेस्पेक्ट जो पहले मिला करती थी दामादों को वो आज नहीं मिलती, है ना। और पुरुष प्रधान देश है, उन्हें जिंदगी भर वो रेस्पेक्ट चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्व होना या बिल्कुल इन्वॉल्व ना होना। मैम इसी से जुड़ा मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, टफ वन, अलग होने की कगार पर खड़े एक जोड़े के लिए आप कैसे तय करती हैं कि तलाक एक हार है या उनकी मानसिक शांति के लिए आवश्यक जीत है? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। सर मेरा मानना है कि तलाक एक हार तो बिल्कुल नहीं है, तलाक बिल्कुल हार नहीं है, जीत भी नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन हार नहीं है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन में डेली वही लड़ाई झगड़े गाली गलौज मार पीट जाने क्या क्या हो रहा है, उस रिश्ते से बाहर निकलना ज्यादा बेटर है जिंदगी उस रिश्ते में खराब करने से। तो ये एक हार नहीं, ये एक जीत है। इस जीत के बाद आप जिंदगी में दोबारा भी शादी कर सकते हैं। हो सकता है इस रिश्ते में नहीं था खुशियां, वो नहीं, आप उसके लायक नहीं थी या वो आपके लायक नहीं था। हो सकता है नेक्स्ट पार्टनर आपका बहुत अच्छा मिल जाए, आपको रानियों की तरह रखे, आपको राजा बना के रखे, है ना। और आप चाहें तो शादी ना भी करें। बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो बिना शादी के भी जी रहे हैं। मैम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्पेसिफिक पॉइंट की जब मैं बात करूं, शुड एन इंडिविजुअल रियलाइज दैट रिलेशनशिप इज बियॉन्ड रिपेयर, जो आप बात कर रही थी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करती थी, एंड लीगल सेपरेशन इज द ओनली हेल्दी वे आउट। वो एक क्या बाउंड्री है, वो एक क्या स्पेसिफिक पॉइंट है दोनों को, मेल फीमेल के लिए, आपके अनुभव से, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस से, दोनों को वो एक पॉइंट कैसे समझ में आए कि यही एक पॉइंट है, अब इसके आगे इट इज बेटर टू लीगली हम लोग सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए? सर क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत झेलने की कोशिश करती हैं और अंत तक झेलती हैं। जब
खुद में ये लगने लगे ना यार, मर जाते हैं। इस जिंदगी का भी क्या करें। जब एक दूसरे की शक्ल अच्छी ना लगे, जब सुबह उठ के उसकी शक्ल देख के ये लगे यार किसकी शक्ल दिख गई, जब किसी को हम न जाने कितनी बार माफ करते रहें और वो अपनी गलतियों पे डटा रहे, वो उन गलतियों को इतनी बार रिपीट करे, बार बार माफ करने के बाद भी वो सामने वाले व्यक्ति सुधर ही नहीं रहा, तो उस टाइम पर जब ये लगे ना यार, उस दिन उस रिश्ते का दी एंड कर देना चाहिए। क्योंकि इंसान जरूरी है, रिश्ता नहीं। इंसान रहेगा तो और भी रिश्ते बन जाएंगे। तो जब लगने लगे ना इस रिश्ते से बेटर है मर जाओ, तो मरो नहीं, आप उस रिश्ते को खत्म कर दो। मैम इसी से और मैं एक और टेक्निकल और मैं एक डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहूंगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों साइड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, कपल्स के लिए, हाउ कैन कपल्स हु हैव बीन अनहैप्पी फॉर इयर्स नेविगेट द इमोशनल ट्रॉमा जो आप बात कर रही थी अभी ऑफ एंडिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो मैम वो सदमे से कैसे उबर सकते हैं, आप उनको एज ए काउंसलर कैसे हेल्प करती हैं और क्या क्या चीजें ख्याल में रखना चाहिए दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, आफ्टर डाइवोर्स? यस। देखिए, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। आप जब ये सोचेंगे मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं किसी रिश्ते में खुश नहीं था, इसीलिए मैं उस रिश्ते से बाहर आ गया, तो सबसे बड़ी जीत, जैसे कि अभी आपने देखा होगा सर, एक बहुत बड़ी मतलब न्यूज ट्रेन में चल रही है, जज की बेटी बैंड बाजे के साथ लेके आई गई, उसके पेरेंट्स ने हेल्प करी। कुछ लोग उन्हें नेगेटिव भी बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव मैं बोलूं, बच्ची की हेल्प करी, चाहे उस बच्ची की गलती रही हो, चाहे अपोजिट पार्टी की गलती रही हो, लेकिन एट द एंड हमें सपोर्ट किसको करना है? अपने बंदे को। उन्होंने उसको सपोर्ट किया, तो फैमिली सपोर्ट करे, सोसाइटी सपोर्ट करे। और अगर सोसाइटी आपको गंदी नजरों से देख रही है ना यार ये तो डाइवोर्सी है, उस बंदे से बात ही ना करें। आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप घूमने जाएं, दोस्तों में बैठे, नई नई ड्रेसेस खरीद के लेके आए, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करें। भविष्य की प्लानिंग अभी ना करें कि इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, शादी करनी है या अकेले रहना है। नहीं, अब आपको कुछ टाइम अकेले रहने का मिला है, पहले उसको आप एंजॉय करें। एंजॉय करने का सबका एक अलग तरीका होता है। किसी को घूमना पसंद है, किसी को भक्ति पसंद है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसमें रम जाएं। और सबसे बड़ी बात है, डाइवोर्स के बाद आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, दोनों का ही, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी। मतलब सर क्या होता है कि एक फाइनेंशियली इंसान जब डिपेंडेंट होता है ना, स्ट्रांग होता है, तो वो 70% इस समाज की सारी लड़ाइयों को जीत लेता है। पैसा है तो लोग आपके पीछे आगे घूमेंगे, आप डाइवोर्सी हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा सा स्ट्रांग बनाएं। मैम मैं लीगली और सोशली फिर से एक बार सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ डज लीगली एंड सोशली इम्पैक्ट ऑफ डाइवोर्स डिफर फ्रॉम हस्बैंड एंड द वाइफ? मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब मैं इसमें बच्चों की भी जब बात करूं, जहां बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, सो लीगली और सोशली दोनों हस्बैंड वाइफ में क्या वो इम्पैक्ट आता है? एंड एज ए लीगल एडवाइजर, एज ए काउंसलर, क्या क्या चीजें दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए? मैं इमोशनली बात करूं तो बच्चा तो तब भी खुश नहीं रहेगा जब मम्मी पापा डेली लड़ाई कर रहे हैं, वो दोनों ही खुश नहीं है, तो वो तो वैसे भी खुश नहीं रहेगा। अब इससे बेटर ये है कि हस्बैंड वाइफ ही खुश रह लें, तो डाइवोर्स इज बेटर। बच्चे की वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार निभाते जाओ, निभाने लायक है तो निभाइए आप, लेकिन बिल्कुल ही कगार पर चीज लटकी हुई है, उसके बाद आप बच्चे की वजह से टॉक्सिक रिलेशन को चला रहे हो, तो बच्चा तो वैसे भी अपना माइंड को बिल्ड नहीं कर पाएगा। जिस ग्रोथ से उसे बढ़ना चाहिए वो ग्रोथ उसकी नहीं हो पाएगी। तो हस्बैंड वाइफ को बच्चे के लिए एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए दोनों का, कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन बच्चे के लिए हम दोनों को मिलके, जब तक ये कम से कम 18 का नहीं हो रहा, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, है ना। लोग बहुत बार देखते हैं कि बच्चे या तो वाइफ ले जाती है या हस्बैंड ले जाता है। कोर्ट भी हमारा यही कहता है, जो ज्यादा स्ट्रांग है, जो बच्चे को ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, कोर्ट भी बच्चा उसी को देता है। लेकिन वो दोनों बच्चे को मिलकर मतलब दूर रह के भी मिलकर अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सोचो कि बच्चे की वजह से हम डाइवोर्स ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा तो फिर भी अपना उसका मतलब वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी, जो उसकी एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए।
वो उसके दूसरे दिन स्कूल में एग्जाम है और रात को मम्मी पापा लड़ रहे हैं। अब ऐसे में बच्चे का क्या होता है, या तो बच्चा बहुत ऊंचे लेवल अच्छे लेवल पे जाता है या बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और लाइफ बर्बाद उन पेरेंट्स की हो ही रही होती है। तो इससे बेटर है डाइवोर्स ले लें और उस बच्चे की परवरिश अच्छे से करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर व्यू कैन ए हेल्दी फ्रेंडशिप एग्जिस्ट, जैसा आपने अभी बताया, बिटवीन एक्स पार्टनर आफ्टर ए लीगल डिवोर्स, और इज ए कंप्लीट क्लीन ब्रेक बेटर? क्योंकि बहुत बार ऐसा आपने बताया कि हाँ दोनों को मिलना चाहिए ये है, बट वही कि वो एक्स पार्टनर के साथ वो फ्रेंडशिप वाला जो है रिलेशन हो गया, या इट इज बेटर कि भाई इट इज क्लीन ब्रेकअप, अब इसके बाद कुछ नहीं, अब भाई रिश्ते सारे खत्म हो गए? तो वो भी एक पड़ाव रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यस, जैसा आपने पहले सवाल में बताया, जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो फिर वो क्रूशियल होता है। बट आज के टाइम पे ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो कपल्स है बहुत जल्दी शादी के 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर डिवोर्स जैसे स्टेप्स लेते हैं। सो मैम, दोनों के लिए क्या चीजें हैं, क्या वो है फ्रेंडशिप एग्जिस्ट कर सकती है, या इट इज बेटर टू बी क्लीन ब्रेक हो? सर, इट्स डिपेंड ऑन कपल, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन। बहुत बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे साल तो अच्छे गए थे, लेकिन जिंदगी के कुछ साल ऐसे आए कि वो टॉलरेट वाले नहीं थे और आपने डाइवोर्स ले लिया। ओके। इस सिचुएशन में आप अच्छी एक हेल्दी फ्रेंडशिप रख सकते हैं और मूव ऑन करना भी कि नहीं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो मैंने बोला ना, इंसान के नेचर के ऊपर डिपेंड है, दोनों के ऊपर। आपकी लाइफ गई कैसे थी साथ में, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमें एक अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। मैंने तो, आप दोस्ती की बात कर रहे हो, मैंने मेरी इतने सालों की वकालत में 2 कपल्स ऐसे देखे डाइवोर्स के बाद सेम कपल ने फिर से शादी करी है। ग्रेट। मतलब ये बहुत अच्छी बात भी है कि चलो लाइफ का एक बहुत गंदा फेस आया और जो चला गया और उन्होंने सेम कपल ने फिर से शादी करी। तो सेम कपल से फिर से शादी भी हो सकती है, एक हेल्दी दोस्ती भी हो सकती है और मूव ऑन भी हो सकता है। मैम, मैं और थोड़ा सा पूछना चाहूंगा इन कंटेक्स्ट ऑफ यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं, आजकल जो सोशल प्रेशर बोल लीजिए, सोशल अवेयरनेस बोल लीजिए, इजीनेस बोल लीजिए, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस, दोनों की, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रहा हूँ, पर्सनल स्पेस, बाउंड्रीज इज इंश्योरिंग ए मैरिड लाइफ रिमेन स्मूथ एंड हैप्पी? क्योंकि ये भी एक बहुत आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया ये बात कही जाती है कि पर्सनल स्पेस, बाउंड्रीज होनी चाहिए दोनों में। तो मैम, एज ए लीगल एक्सपर्ट की बात करूं, एज ए काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से मैं बात करूं, तो मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। सर, किसी भी रिश्ते में स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बाउंड्रीज भी बहुत जरूरी है। कपल्स में क्या होता है कि वो एक एक बात पूरे दिन की शेयर करते हैं। ये गंदी बात नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि गलत है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, जो हम अपनी मदर को नहीं बता सकते, जो हम अपनी फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, जो बात हस्बैंड को बता सकते हैं अपनी फ्रेंड्स। मतलब हर किसी से 1 to 1 एक अलग रिश्ता होता है, सबसे सारी बातें शेयर नहीं की जा सकती। और पर्सनल स्पेस तो इतना ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या होता है, जब हम शादी करके 20 साल 25 साल की उम्र पे हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम जितनी भी जिंदगी है 24/7 हमें अपने हस्बैंड और हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ जीना है। अब ऐसे में अगर आप स्पेस नहीं देंगे, तुम वहां जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम दोस्तों के पास जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, तुम सहेलियों के पास किटी पार्टी में क्यों जा रही हो, ये एक दूसरे की लाइफ में इतना मतलब इंटरफेयर करना, पर्सनल स्पेस ना देना, तुम इतने बजे घर क्यों नहीं आ रहे हो, है ना। तो ये पर्सनल स्पेस नहीं होता ना, तो लाइफ का वो जिंदगी भर का स्पेस बन जाता है बाय द डाइवोर्स। अगर आप आज पर्सनल स्पेस नहीं देंगे तो 100% डाइवोर्स होना है। अपने कपल को, अपने लाइफ पार्टनर को पर्सनल स्पेस जरूर दें। उसकी दोस्ती भी है, उसकी फैमिली भी है, उसके सिबलिंग्स भी हैं, सब होते हैं, सबके साथ एक टाइम स्पेंड किया जाता है। अब वाइफ बोले तुम मम्मा के पास क्यों जा रहे हो, या अपनी बहन के पास क्यों जा रहे हो मिलने, दोस्तों के पास क्यों जा रहे हो, या अभी हस्बैंड बोले कि तुम अपने मायके में क्यों बातें कर रही हो, ये बोला ना, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं लाइफ को, जो डाइवोर्स तक लेके आती हैं। अगर आप पर्सनल स्पेस नहीं देंगे तो लाइफ टाइम का स्पेस हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बच्चों की बात करूंगा। ड्यूरिंग द सेपरेशन जो ये होता है, तलाक की जब मैं बात करूं, जब डिवोर्स चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, सो
हाउ कैन पेरेंट्स बोथ हस्बैंड वाइफ कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इमोशनल जो स्केरिंग है या साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है अपने बच्चों पे। मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताएं। सर क्या होता है जब हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स ले रहे होते हैं ना, तो वो तो डाइवोर्स में अपना ईगो प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा फाइट कर ही रहे होते हैं। उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को, है ना। वो बच्चा जब स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो अब डाइवोर्स के टाइम पे क्या होता है सर, हस्बैंड वाइफ एक ही घर में नहीं रहते हैं। डाइवोर्स डाला ही तब जाता है जब दोनों सेपरेशन में होते हैं। राइट। अब उस टाइम पर मान लीजिए वाइफ के पास है वो बच्चा, और वाइफ हर तारीख पे कोर्ट आ रही है, तो वो जानबूझ के अपने बच्चे को लेके नहीं आती है कि इसके पापा की शक्ल ये ना देख ले या फिर इसका पापा बच्चे से ना मिल ले। ये बहुत ही गलत करते हैं वो अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से ये सब करते हैं कि हस्बैंड से नहीं मिलने देना, लेकिन बच्चे के मानसिक तनाव कितना होता है उस टाइम पे, मानसिक उत्पीड़न उसका कितना होता है उस टाइम पर। इवन दो जजेस भी अगर ऑर्डर कर देते हैं ना कि हर डेट पर आपको अपना बच्चा लेके आना है अपने हस्बैंड से मिलवाने के लिए, तब भी वाइफ नहीं लेके आती हैं। बहाना बना देंगी, स्कूल गया था, पेपर देने गया था, बुखार आ रहा था, वो नहीं मिलने देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दुश्मनी अपने हस्बैंड से नहीं ले रही हैं, आप डाइवोर्स अपने हस्बैंड से नहीं ले रही हैं, एक्चुअली फिर आप अपने बच्चे के मानसिक उत्पीड़न कर रही हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड भी ऐसा करते हैं कि वो माँ से नहीं मिलने देंगे। एक अभी थोड़े टाइम पहले ये केस आया मेरे पास, बच्चे को जन्म दिया, उस माँ की बच्चा 7 साल का हो गया सर, 7 साल से उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं देखा है। Oh my God. बल्कि ऑर्डर है इस बात का कि आप हर बार अपने बच्चे को लेके आएंगे उसकी माँ से मिलवाने के लिए, लेकिन नहीं मिलने देते पेरेंट्स। My God. मानसिक उत्पीड़न उनका बहुत होता है। उसके लिए उन्हें मैं यही बोलूंगी कि आप जब भी डेट पर आए, आपकी तो डेट हो ही रही है, कम से कम बच्चे की तो अच्छी डेट बना दें, वो आप दोनों मिलके एक कॉफी पी लें बच्चे की खुशी के लिए। मैं उनको यही बोलूंगी। बाकी बच्चों की तो मैंने बोला ना, फिर सेपरेट हो जाए वो बात अलग है कि फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना है, उसका ध्यान रखना है, लेकिन शुरू से ही वो ड्यूरिंग द डाइवोर्स, ड्यूरिंग द ट्रायल वो ऐसा करें तो जो बच्चे का मानसिक शोषण हो रहा है वो शायद कम हो जाए। इतने सारे फैमिली कोर्ट्स में मैंने देखा है जब सेपरेट हो रहे होते हैं ना, वीडियो वायरल हो रही है सर इन दिनों, एक बच्चे की इतना चिल्ला चिल्ला के वो रो रहा है, पापा नहीं आप दूर नहीं जाओगे। उस छोटे से बच्चे का, आप हमारी आपकी एज को देख लीजिए, हम आज भी सोच के डरते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे दूर ना हो जाए कभी, वो तो बच्चा छोटा सा होता है। तो पेरेंट्स को इसमें बहुत सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। मैम और इसमें डेप्थ में जब मैं बात करना चाहूँ अभी, सो व्हाट आर द लीगल प्रोटेक्शंस या राइट्स दैट एवरी वुमेन एंड मैन दोनों की शुड बी अवेयर ऑफ बिफोर एंटरिंग ए मैरिज टुडे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेशर या मिस इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है अच्छा लगे शादी कर ली, हाँ ठीक है अब नहीं अच्छा लग रहा तलाक कर लिया, बहुत ज्यादा इम्पल्स डिसीजन देखने को मिलते हैं, या बहुत ज्यादा जल्दी जो टाइम फ्रेम है अभी शादी हुई और बहुत ही जल्दी तलाक के इसमें है। सो वो क्या, दोनों एस्पेक्ट में बात करना चाहूंगा, मैन और वुमेन दोनों के लिए, क्या वो लीगल प्रोटेक्शंस एंड राइट्स हैं जिनको दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, पता होने चाहिए? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। सर पहली बात तो किसी भी रिश्ते में अगर आप जिंदगी भर का एक 7 फेरों के रिश्ते में एंटर कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में पहले तो अच्छी तरीके से जान लें। कभी कभार क्या होता है, ऑलरेडी मैरिड होते हैं और दोबारा शादी कर रहे होते हैं, एक कहीं और रह रही है, द्वारा यहाँ की शादी कर लिया। वाइफ भी ऐसा करती हैं, महिलाएं भी ऐसा करती हैं कि ऑलरेडी मैरिड और फिर भी शादी कर रही हैं। तो पहले तो पूरी जानकारी ये ले लें। दूसरा, उसके मतलब जो बातें बाद में ना आए कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड था, तेरी गर्लफ्रेंड थी, इन बातों को लेके फ्यूचर में टेंशन हो, वो पहले ही क्लियर कर लें। और दोनों को मतलब जब शादी होती है तो वैसे ये कहना बहुत आसान है, इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। जब दो परिवार एक बंधन में बंध रहे होते हैं तो मेरा मानना ये है कि उन्हें एक लीगल एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए कि क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या दहेज में दे रहे हैं लड़की वाले, या क्या लड़के वाले दहेज में ले रहे हैं। दोनों के लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। सर समटाइम क्या होता है कि जिस टाइम पे हम शादी कर रहे होते हैं हम डाइवोर्स का डी सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि ये स्थिति, ये शादी हमारी कब तक चलेगी भी या नहीं चलेगी, है ना। तो सर फिर ये झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मेरे फादर ने ये दहेज दिया था, इतना कैश दिया था, गाड़ी दी थी।
तो इन सब चीजों का एक एग्रीमेंट बन जाना चाहिए, जिससे कि ना तो वाइफ के घर वाले एलिगेशन लगा पाएंगे, कभी कभार नहीं देते हैं वो, कोई दहेज नहीं दे रहे और लड़के वालों पे झूठे एलिगेशन लगा देते हैं, कभी कभार वो देते हैं और लड़के वाले झूठ बोल देते हैं कि नहीं कुछ नहीं दिया था। और आपको जिन चीजों से प्रॉब्लम है, जैसे कि लड़की को ड्रिंकर्स लड़के पसंद नहीं है, तो उस एग्रीमेंट में लिखे वो जो जो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आ सकती हैं, जिनसे आपको प्रॉब्लम है, उसे एग्रीमेंट में लिख के चलें। तो हो सकता है जैसे कि दहेज वाला मुकदमा जब महिलाएं लगा देती हैं वो बहुत कम होने लगेंगे, एग्रीमेंट बन जाएगा तो। 406 का एक आईपीसी का मुकदमा होता है सर, स्त्री धन का होता है, वो स्त्रियां लगा देती हैं वो। और सर एक उस एग्रीमेंट में ये भी लिखना चाहिए कि शादी के बाद जो लड़की वाले जो गोल्ड दे रहे हैं वो उसकी बेटी पे रहेंगे या उसकी मदर इन लॉ पर रहेंगे। समटाइम सर, यस सर, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे डाइवोर्स में। समटाइम्स वाइफ झूठ बोल देती है कि मेरे से शादी होते ही मुझसे मेरी मदर इन लॉ ने सारा गोल्ड ये कह के ले लिया था कि शादी का माहौल है, भीड़ भाड़ है, और फिर मुझे कभी दिया नहीं। और समटाइम्स सर ऐसा हकीकत भी होता है कि मदर इन लॉ ले लेती हैं वो जो भी स्त्री धन होता है वो। हस्बैंड की ज्वेलरी का क्या होगा वो उनका मैटर है, लेकिन जो बेटी वाले ने जो ज्वेलरी दी है वो एक्चुअली किसके पास रहेगी। इन सब चीजों का जब एक एग्रीमेंट होने लगेगा ना सर, तो बहुत सारे केसेस से जो हस्बैंड है, बहुत उत्पीड़न हो रहा है हस्बैंड का, उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, हस्बैंड के पास कोई भी ऐसे सेक्शंस नहीं होते हैं, ऐसी धाराएं नहीं होती हैं जो वो वाइफ के ऊपर लगा पाए, और वाइफ के ऊपर बंच होता है पूरा जो हस्बैंड के ऊपर, मतलब एक महीने में 4-4 तारीखें करवा देती है एक वाइफ। तो इस एग्रीमेंट से दोनों पार्टीज का बहुत उनके लिए फ्रूटफुल रहेंगी ये। तो इनसे सर डाइवोर्स के टाइम पर उनको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक डाइवोर्स चलते हैं इन्हीं को प्रूव करने में कि दहेज लिया था या दिया था या नहीं दिया था। इतना सारे क्रॉस, चीफ, विटनेस, एविडेंस, बहुत सारी चीजें, जो डाइवोर्स 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर फिनिश हो सकता है, उसको 10 साल लग जाते हैं सर। इस एग्रीमेंट को बनने से कोर्ट का भी टाइम बचेगा और दोनों पार्टीज के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। सर अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी से नहीं आते हैं, बट होना चाहिए ये। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे सवालों पे आपने जो आपकी राय बताई, चीजें बताई, एक्चुअल आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअल कोर्ट रूम के एक्सपीरियंस जो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। मैम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट में कुछ और एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। इन द कोर्ट रूम what are the signs that a couple might still have a chance to reconcile through mediation rather than litigation? क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो आप जैसे वकील हैं, आप जैसे लीगल काउंसलर में बात करूं, जो इस पे आजकल बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू ऑल द लॉयर्स, ऑल द जज, आप जैसे काउंसलर्स हो गए, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं कि इट इज नॉट अबाउट जस्ट तलाक किया जाए। हाँ, फायदा नुकसान देखा जाए वो बात अलग है, बट दोनों पार्टी, हस्बैंड वाइफ दोनों की जब सुलह हो सकती है तो वो मौका है, तो इस पे भी आप बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए कि वो क्या चांस रहता है, हाउ डू यू जज, क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, आप कैसे फिर दोनों पार्टी की काउंसलिंग करते हैं, तो मैम इसके बारे में डिटेल में। सर पहले तो मैं पर्सनली मेरा बताऊं कि मेरे पास कोई भी डाइवोर्स केस आता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं कोर्ट में केस डालने से पहले ही मीडिएशन अपनी सीट पे कराती हूँ, अगर दोनों पार्टी से एग्री होती हैं तो। अब बात आती है क्या साइन रहते हैं कि मतलब शॉर्ट आउट हो सकता है। सर क्या होता है, एक केस फाइल होने के बाद नोटिस जाते हैं अपोजिट पार्टी को, पार्टी हाजिर होती है कोर्ट में, फिर जज पहली तारीख पर तो जो हमने दावा डाला है उस दावे की कॉपी प्राप्त कराते हैं अपोजिट पार्टी को। जब सेकंड डेट पड़ती है तो उसमें सर मीडिएशन के लिए जाते हैं। 3 मीडिएशन होते हैं सर हमारे फैमिली कोर्ट में। उन मीडिएशन सेंटर में सर अधिकारी लोग बैठे होते हैं, रिटायर अधिकारी जितने भी होते हैं, उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैटर सॉल्व यही हो जाए। सर हमारा कोर्ट, हमारी जुडिशरी रिश्ते तोड़ने पे नहीं, रिश्ते जोड़ने पर ध्यान देती है। तो सर ईगो प्रॉब्लम वजह से कभी कभार जो कपल्स होते हैं वो कोर्ट तक तो आ जाती हैं। अब ईगो की भले से दोनों के मन में चल रहा है कि यार क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा होता कि हम कैसे झुकें।
तो वो मीडिएशन सेंटर में जब दोनों की बातें रखी जाती हैं, ये ऐसा करती थी, ये ऐसा करते थे, वहां शॉर्ट आउट हो जाती हैं। सर अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गाना गा के मना के लेके गया था। मीडिएशन सेंटर था वो, है ना, उसने मीडिएशन सेंटर में उसको प्रपोज किया बाय दी सॉन्ग। तो मतलब 60% मीडिएशन सेंटर से, अगर आज फैमिली कोर्ट में 100 डाइवोर्स के केस चल रहे हैं तो 60% मीडिएशन सेंटर से सॉल्व हो जाते हैं। मैम मैं एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे लोग, आपसे वेरी स्पेसिफिकली, आप सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, सो आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे कैसे लोग परामर्श ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड आपके और अलग अलग जो सोशल मीडिया एप्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप है, बिजनेस मॉडल, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। सर मेरा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर लीगल सिस्टर तनीषा शर्मा नाम से चैनल है, वो मुझे डायरेक्ट वहां पे डीएम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9808100485। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9808100485। वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी मैं आगरा उत्तर प्रदेश दीवानी भगवान टॉकीज के पास ही मेरा सेशन कोर्ट है, वहां प्रैक्टिस करती हूँ, वो मुझे वहां के भी मिल सकते हैं। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ और 2 सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। क्या वो एसेंशियल पीस ऑफ एडवाइस है, वो एक कौन सी अनिवार्य इंपॉर्टेंट सलाह है जो आप वेरी स्पेसिफिकली इंडियन यूथ के, मैं कपल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी न्यूली वेड कपल्स हैं, टू इंश्योर देयर मैरिज डजंट एंड अप इन ए सेशन कोर्ट, वो एक क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी नए जो अभी जो जुड़े हैं कपल्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो अभी आजकल लिव इन के बाद फिर मैरिज में जाते हैं, उनके लिए जो उनको ध्यान में रखनी है, और वो उनको आगे जाके दोनों को परेशानी ना। सर मैं यंग कपल्स के लिए जो एडवाइस है यही है कि छोटी छोटी खुशियों का उनकी का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को सुने, उनकी इग्नोर ना करें। कुछ नहीं होता सर, आप बहुत दूर घुमाने नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, आप एक रात को आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे ना तो वाइफ खुश हो जाती है। आप हर 1-2 दिन छोड़ के एक फोन पर एक आई लव यू बोल दें, बड़ी खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है कपल को। अगर आपकी वाइफ आपको खाना बना के दे रही है, आप अपने ऑफिस से उसे कॉल करें कि यार खाना बहुत टेस्टी था। एक दूसरे को प्लेजर दें, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इतनी जल्दी किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। इवन वो आपकी मम्मी भी हो ना, फिर भी इतनी जल्दी इतना इन्वॉल्व ना करें अपनी लाइफ में, जब तक आपको ये लग रहा हो कि हम सॉल्व कर लेंगे। रोके ना अपने हस्बैंड को, दोस्त के साथ क्यों बैठा है, यहाँ क्यों लेट क्यों आया। रोकने वाली जगह पर रोका जाता है, लेकिन हर वक्त वो चीजें ना करें। एक दूसरे को पर्सनल स्पेस दें और बाउंड्रीज भी रखें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाएंगी और आप डाइवोर्स के लिए दीवानी नहीं आएंगे। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं योगीराम के सारे व्यूवर्स को एक बार फिर बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे एडवोकेट तनीषा शर्मा जी से, और मैम ने बहुत सारी चीजें बताई लीगली, काउंसलिंग एस्पेक्ट से भी, और आज हमने बात करी आधुनिक रिश्तों के बारे में, कानूनी और बदलती सामाजिक मान्यताओं के बारे में, दोनों के बारे में। मैडम को आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू भी, एज ए लीगल सिस्टर इनका चैनल है, और मैम ने बहुत सारी चीजें सिंपल वे में बताई। मैम मैं पॉडकास्ट का एंड करना चाहूंगा विद ए वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू यू। मैम वो एक क्या स्पेशल मैसेज है हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, एंड दोनों पेरेंट्स के लिए, वाइफ के साइड भी और पेरेंट के साइड भी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बच्चे इस प्रोसेस के थ्रू अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं उनके लिए। सर सभी के लिए मेरी एक ही बात रहेगी कि बेटी शादी करके आपके घर आई है तो आप उसे भी बेटी वाला प्यार दें। आपके घर एक लक्ष्मी आई है, घर की काम वाली नहीं आई है, तो ये सारी मदर इन लॉ के लिए है ये एडवाइस मेरी, और सारी डॉटर इन लॉज के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि आप अपनी मदर में और अपनी मदर इन लॉ में कोई डिफरेंट ना करें। अगर आप दोनों को एक सा दर्जा देंगी ना तो वो रिश्ता आपको अपनी सासू माँ में भी अपनी मदर नजर आएंगी। और हस्बैंड के लिए भी यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी मम्मी की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें। आप अपनी वाइफ को भी लेके आए हो, है ना, मम्मी के पास उनके हस्बैंड हैं,
आप अपनी वाइफ को टाइम दें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, है ना। Right. तो और बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आपके पेरेंट्स लड़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो डाइवोर्स के कगार पर आ गए हैं, तो कुछ भी ऐसा करें जिससे उनका डाइवोर्स बच पाए, चाहे वो इनोसेंट, चाहे वो चुलबुलेपन वाली एक्टिविटीज हों, या आप उनको ये एहसास दिलाएं कि आप दोनों के बिना मेरी जिंदगी नहीं है। बच्चे उस टाइम पे खामोश हो जाते हैं जब पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे होते हैं। उस टाइम पे बच्चों को थोड़ा, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा अपनी नॉटीनेस दिखानी चाहिए। ठीक। मैम बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार योगी राम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगी राम की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू आपको बोलना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप आगे भी ऐसे और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे आप आए, योगी राम के पॉडकास्ट में आए और हम उन पे बात करें। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो तपस्या, आपकी जो लीगल प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में आप बताएं और क्या क्या चीजें आप आजकल के टाइम पे थ्रू काउंसलिंग हो गया, जैसे आपने बताया मीडिएशन सेंटर के बारे में, इसके बारे में भी आप बताएं। और मैं बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम आगे भी चाहेंगे आप ऐसे ही आगे आए और जुड़े और लोगों को नॉलेज, लीगल इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू उनकी जो मैरिज है, अच्छी मैरिज जब है उसको कैसे संभाल सकते हैं एंड इफ इट इज अ टॉक्सिक मैरिज तो कैसे उसको लीगली और अच्छे तरीके से पीसफुली उससे बाहर निकले, इसकी आप सजेशन दें। बिल्कुल, थैंक यू टू यू सर।